तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि मल्टीपल रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद हम उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में कोई भी एक वायर है। इस वायर के अंदर जब भी हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो उस करंट को कुछ रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं। वो जो रुकावटें उस वायर के रास्ते में आती हैं वो बेसिकली रेजिस्टेंस ही होती हैं। तो हम उस वायर को क्या मान सकते हैं? रेजिस्टेंस देने वाला एक कंपोनेंट। तो रेजिस्टेंस देने वाले किसी भी कंपोनेंट को हम रेजिस्टर का नाम दे सकते हैं। तो भले ही हमारे पास में एक वायर है, भले ही हमारे पास में कोई डिवाइस है, सभी के सभी डिवाइसेस, सभी की सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अपने आप में रेजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर ऐसे के बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जिनकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, हम इनको सीरीज में और पैरेलल में लगा दें तो उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। ठीक है, एक बात पहले नंबर पे अपने दिमाग में बिठा लो कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग सिंबल्स नहीं बना सकते। तो फॉर दैट रीजन हमने रेजिस्टेंस को हमेशा इस सिंबल से डिनोट करना है। ठीक है, जब भी कभी भी ऐसा जिगजैग सिंबल आपके सामने आ जाए, आप समझ जाओगे कि ये एक रेजिस्टर है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान रहे, रेजिस्टेंस कोई वैल्यू है। क्या वैल्यू है? जितना वो करंट को रोक रहा है। रेजिस्टर एक डिवाइस है। ठीक है, ओके, मान लिया जाए ये एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R1। इसी प्रकार का एक दूसरा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R2। एक तीसरा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R3। वैसे तो हम बहुत सारे लगा सकते हैं, ठीक है, पर अभी के लिए मैंने सिर्फ 3 ही लगाए हैं। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को एक्टिवेट करना चाहता हूं, इन तीनों ही रेजिस्टेंसेस को एक्टिवेट करना चाहता हूं, किसी भी रेजिस्टेंस को एक्टिवेट करने के लिए उसमें से आपको एनर्जी फ्लो करवानी पड़ती है, उसमें से आपको करंट को फ्लो करवाना पड़ता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमने इसके साथ में एक बैटरी को लगाया, और जब आपने इसके साथ में बैटरी को लगाया, इसमें से कुछ करंट फ्लो हुआ। आप देखोगे करंट फ्लो होने का मतलब है चार्जेस का फ्लो होना। तो मतलब चार्जेस इस रेजिस्टर में से, इस रेजिस्टर में से और इस रेजिस्टर में से, इन तीनों रेजिस्टर्स में से पास हो रहे हैं। और हमेशा अपने दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि अगर पीछे से 100 चार्जेस आ रहे हैं तो आपके पहले रेजिस्टर में से भी 100 ही चार्जेस निकलेंगे, दूसरे रेजिस्टर में से भी 100 ही निकलेंगे और तीसरे रेजिस्टर में से भी 100 ही निकलेंगे। ऐसा नहीं होता कि पहले रजिस्टर में से निकलने के बाद वो चार्जेस कुछ कम हो जाएंगे। बेटा, चार्ज एक कंजर्व्ड है। ठीक है, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा होता है कि 100 चार्जेस जो हैं वो जब पहले रजिस्टर में से निकलेंगे ना, उनकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि जितने चार्जेस पहले रजिस्टर में से निकलेंगे उतने ही दूसरे में से निकलेंगे और उतने ही तीसरे में से निकलेंगे। एंड फॉर दैट रीजन वी कैन से कि करंट हमेशा सबके अंदर सेम होता है। ठीक है, ओके, तो जब भी कभी भी आप अपने रेजिस्टर्स को बेटा इस तरह से लगाओ ताकि करंट उनके सबके अंदर सेम सेम हो जाए। ऐसे के कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बैठ गई बात दिमाग में। इसी प्रकार से अगर मैं एक रेजिस्टर को ऐसे लगा दूं और दूसरे रेजिस्टर को ऐसे लगा दूं और तीसरे रेजिस्टर को ऐसे लगा दूं, ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इस वाले कॉम्बिनेशन में मैं एक रेजिस्टर की आर्म को दूसरे रेजिस्टर की एक आर्म से कनेक्ट कर रहा था, फिर दूसरे की एक आर्म को तीसरे की पहली वाली आर्म से कनेक्ट कर रहा था। ठीक है ना, मान लिया जाए ये हमारा रेजिस्टर है, ये इसकी आर्म नंबर 1 है और ये इसकी आर्म नंबर 2 है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम आर्म नंबर 2 का कनेक्शन कर रहे थे दूसरे वाले की आर्म नंबर 1 से। और अब यहां पर देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस रेजिस्टर की आर्म नंबर 1 है, इस रेजिस्टर की आर्म नंबर 2 है। 1 2 1 2। मैं यहां पर आर्म नंबर 1 के कॉम्बिनेशंस कर रहा हूं आर्म नंबर 1 से, एंड आर्म नंबर 2 के कॉम्बिनेशंस कर रहा हूं आर्म नंबर 2 से। आई होप सो आपको अब पता लग गया कि पैरेलली कैसे हम रेजिस्टर्स को प्लेस करते हैं और सीरीज में कैसे करते हैं। जी हाँ, ये वाला जो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये पैरेलल रेजिस्टर है। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर एक आर्म को दूसरे वाले की पहली ही आर्म से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो सच अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभी तक आपको ये तो बात समझ में आ गई
कि सीरीज में कैसे कंबाइन किया जाता है और पैरेलल में कैसे कंबाइन किया जाता है। अब हम इसको जरा कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। ओके, पहले हम सीरीज की कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम पैरेलल की कैलकुलेशन करेंगे। एक बात आपने यहाँ नोटिस की कि पहले वाले रजिस्टर में से जितना करंट निकलेगा दूसरे वाले में से भी बेटा उतना ही निकलेगा और तीसरे वाले में से भी उतना ही निकलेगा। तो हमने ये बात समझ ली कि रजिस्टर R हैज गॉट I करंट, रजिस्टर R2 हैज आल्सो गॉट I करंट एंड रजिस्टर R3 हैज आल्सो गॉट I करंट, ठीक है। तो मतलब एक पॉइंट हमने यहाँ नोटिस किया, करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमने नोटिस कर लिया। अब दूसरा पॉइंट, अगर करंट बेटा सेम होता है तो क्या डिवाइड होता है? डिवाइड होती है एनर्जी। जब पहले वाले रजिस्टर में से हमारा करंट निकलेगा, कुछ एनर्जी पहले वाला रजिस्टर उसकी अपने में से यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। जब दूसरे वाले में से निकलेगा तो वो कुछ एनर्जी यूटिलाइज कर लेगा, जब तीसरे वाले में से निकलेगा तो वो बची हुई एनर्जी यूटिलाइज कर लेगा। ऐसा माना जाता है कि तीनों रजिस्टर्स में से पास होने के बाद हमारे बैटरी ने जितनी एनर्जी दी होती है करंट को, वो सारी की सारी एनर्जी वैनिश हो जाती है। बात समझ में लग गई? ओके, तो हमारी बैटरी करंट को जितनी एनर्जी दे पाती है हम उसको कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल से। किससे कैलकुलेट करते हैं? पोटेंशियल से, ठीक है। अब मान लिया जाए कि टोटली जो पोटेंशियल हमारी बैटरी ने दिया था, मतलब टोटल पोटेंशियल गिवन बाय द बैटरी, गिवन बाय बैटरी कितना है? V है। तो अगर टोटल पोटेंशियल बैटरी ने V दिया था, लेट अस सपोज V1 is the potential across resistor 1, ठीक है। मैंने यहां पर मान लिया कि रजिस्टर 1 ने इस V में से कितना पोटेंशियल खर्च कर लिया? V1। तो हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि रजिस्टर 1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा? V1 का पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी रजिस्टर कितनी एनर्जी खर्च कर लेता है हम उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल है, ठीक है। ओके, इसी प्रकार से रजिस्टर 2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा बेटा? रजिस्टर 2 के अक्रॉस पोटेंशियल होगा V2, रजिस्टर 3 के अक्रॉस पोटेंशियल होगा V3। तो सिमिलरली V2 इज द पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर 2, V3 इज द पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर 3। ये तीन बातें हमने कर ली। अब एक बात आप ऑलरेडी जानते हो कि टोटल पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है बेटा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है। टोटल पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब फिजिक्स के अंदर सबसे पहली बारी रेजिस्टेंस नाम का शब्द इंट्रोड्यूस करवाया था एक शख्स ने जिसका नाम था ओम्स। ओम्स के लॉ के मुताबिक कि वोल्टेज हमारा हमेशा करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ओम्स ने हमें बोला था कि वोल्टेज हमेशा करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल वोल्टेज की जगह पर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टोटल करंट कितना आ रहा है पीछे से? I करंट पीछे से आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस नाम का शब्द नहीं हम कभी यूज करते, इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। मतलब इन तीनों के बराबर की रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, मैं इस वोल्टेज को लिख सकता हूं क्योंकि ओम्स ने हमें ऐसा फॉर्मूला दिया था। इसी प्रकार ये V1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? V1 के पास कितना करंट है? I करंट है, और इसके पास कितनी रेजिस्टेंस है? R1 रेजिस्टेंस है। तो मैं V1 के लिए बेटा लिख सकता हूं I इंटू R1। अब V2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? I इंटू R2। सिमिलरली V3 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? I इंटू R3। क्योंकि करंट तो सबके पास सेम है ना, जितना करंट पीछे से आया टोटल करंट उतना ही इसके पास है, उतना ही इसके पास है और उतना ही इसके पास है। अब अगर मैं चाहूं तो इन तीनों में से I को कॉमन लेकर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से कर सकता हूं, और इधर I इंटू R इक्विवेलेंट इस तरह से कर सकता हूं। तो I और I हमारा हो गया कैंसिल, एंड एज अ रिजल्ट वी हैव गॉट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अभी अभी हमने एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला बनाया कि जब भी कभी भी तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में लग जाएं और हमसे कोई पूछे कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस की इक्वल इफेक्टिवनेस कितनी है,
इनकी कंबाइंड इफेक्टिवनेस कितनी है, तो हम बोलेंगे बस तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। नाउ लेट अस सपोज हमारे पास में बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है। मैंने मान लिया हमारे पास में n रेजिस्टेंसेज हैं और n के n रेजिस्टेंसेज R के ही हैं, मतलब सेम कंपनी ने सेम वैल्यू के n रेजिस्टेंसेज बना दिए, और अगर मैं उन सारे n के n रेजिस्टेंसेज को ऐसे सीरीज में लगा दूं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। मतलब सारे के सारे अब R आ रही है, तो R को अगर मैं बेटा n टाइम्स ऐड करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, R को 2 बार ही ऐड करेंगे तो 2R हो जाएगा, R को 3 बार ही करेंगे तो 3R हो जाएगा। उसी प्रकार R को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग NR, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है, दिस इज रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। 2 बातें कभी नहीं भूलनी, सीरीज कॉम्बिनेशन तब होता है जब करंट आपके हर एक रेजिस्टेंस में से सेम हो, पहली बात। दूसरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता है। तीसरी बात, एक और सीख लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के बराबर होती है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से किया जाता है ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है। ओके, मान लिया जाए हमारे पास में, अब इधर का पार्ट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। मान लिया जाए हमारे पास में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने R1 ले ली, दूसरे की R2 ले ली, तीसरे की R3 ले ली। पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बनवा दूं 3 रेजिस्टेंसेस मानकर, फिर आप मान लेना n रेजिस्टेंसेस के लिए जैसे हमने पीछे किया, ठीक है। अब कोई भी रेजिस्टेंस को एक्टिवेट करने के लिए हमें उसमें से क्या पास करवाना पड़ता है, करंट, ठीक है। अगर करंट नहीं पास होगा तो बेटा एनर्जी नहीं फ्लो होगी, एनर्जी नहीं फ्लो होगी तो किसको रोकेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम बेसिकली रोकना है ना, तो वो किसको रोकेगा, ठीक है। अब लेट अस सपोज इसमें से करंट पास करवाने के लिए हमने एक बैटरी को अटैच कर दिया और इस बैटरी की वोल्टेज है V। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट इस बैटरी के द्वारा निकलता है वो करंट का कुछ हिस्सा ऊपर जाता है, कुछ हिस्सा इधर जाता है और कुछ हिस्सा इधर जाता है। आई मीन टू से अगर I करंट निकला तो ऊपर की तरफ R1 में से करंट निकला I1, सेंटर में से निकला I2, तीसरे हिस्से में से निकला I3। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो अब ऐसा समझ लो कि ये R1, R2, R3 ना, ये 3 लोग हैं जिनको भूख लगी है। अब तीनों लोग जितनी जितनी इनको भूख लगी है उस हिसाब से खाना अपने में से पास करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार R1 के अंदर जितनी एनर्जी को रोकने की, जितनी एनर्जी को कंज्यूम करने की क्षमता होगी, ठीक है, उतनी ही एनर्जी वो अपने में से पास करवाएगा। R2 के अंदर जितनी होगी वो उतनी पास करवाएगा, R3 के अंदर जितनी होगी वो उतनी पास करवाएगा, ठीक है। एक बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ऑप्शन ही नहीं थी। अगर R2 तक किसी एनर्जी ने पहुंचना है बेटा तो वो R1 में से पास होकर ही पहुंचना पड़ेगा, तो टोटल करंट सब में से ही निकलता है, ठीक है। ओके, अब अगली बात, हम यहां पर नोटिस करते हैं कि हमारा करंट बेशक ऊपर से जाए, सेंटर से जाए या नीचे से जाए, इस करंट को यहां से लेकर यहां तक ही पहुंचना है। ऊपर वाले करंट ने भी ऐसे मुड़कर यहीं पे आना है, नीचे वाले करंट ने भी यहीं पे आना है और बिलो मिडल वाले करंट ने भी वहीं पे जाना है। तो मतलब करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही पहुंचना है, ठीक है। तो अगर करंट को बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही पहुंचना है तो मतलब इनिशियल पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है, तो सेम वर्क करना पड़ेगा करंट को यहां से वहां तक पहुंचने के लिए। तो मेरा भले ही I1 करंट है, भले ही I2 करंट है और भले ही I3 करंट है, इन तीनों ही करंट्स को यहां से वहां तक पहुंचने के लिए इक्वल वर्क करना पड़ेगा। इक्वल वर्क करना पड़ेगा मतलब इक्वल पोटेंशियल होगा सबका, क्योंकि बेटा पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ना वो मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज को सेम वर्क करना पड़ेगा ऊपर से जाने के लिए, सेम करना पड़ेगा यहां से जाने के लिए और सेम करना पड़ेगा नीचे से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सबक है कि अगर आपका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जाना चाहता है ना तो वो भले ही ऐसे जाए, 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 सबका वर्क क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमेशा वर्क डन बाय अ चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी होती है, ठीक है।
तो बात आपको समझ में लग गई। मतलब अब की बारी इसका पोटेंशियल भी V होगा, इसका पोटेंशियल भी V होगा और इसका पोटेंशियल भी V होगा। मतलब ये जो बैटरी ने हमें वर्क करने की क्षमता दी है, ये जो बैटरी ने करंट को वर्क करने की क्षमता दी है, उतना ही वर्क ऊपर वाला करंट करेगा, उतना ही सेंटर वाला और उतना ही नीचे वाला। बात समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात बस याद रखना कि जो चीज डिवाइड हो रही होती है ना, हम हमेशा एक्सप्रेशन की शुरुआत उधर से करते हैं। पहले डिवाइड कौन हो रहा था? वोल्टेज। तो हमने किसकी इक्वेशन बनाई? वोल्टेज की। अब डिवाइड कौन हो रहा है बेटा? अब करंट डिवाइड हो रहा है। तो हम इक्वेशन में क्या लिखेंगे कि टोटल करंट किसके बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। अब अच्छे से हम जानते हैं कि वोल्टेज किसके बराबर होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट बेटा किसके बराबर होगी? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये जो हमारा टोटल करंट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस नहीं ना होता कुछ, हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये मैंने पहले बता दिया आपको। इक्वल टू I1 को मैं क्या लिख सकता हूं? I1 के पास वोल्टेज कितनी है? V। इसके पास रेजिस्टेंस कितनी है? R1। प्लस I2 के पास वोल्टेज कितनी है? V। इसके पास रेजिस्टेंस है R2। I3 के पास वोल्टेज है V। इसके पास रेजिस्टेंस है R3। आई होप सो आपको समझ में आ गया। अब सब में से हम वोल्टेज को ले लेंगे कॉमन और एज अ रिजल्ट हमारे पास में इस तरह की एक इक्वेशन बन जाएगी जिसका वोल्टेज और वोल्टेज हो जाएगा कैंसिल, एंड एज अ रिजल्ट वी हैव गॉट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बात हमेशा याद रखना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब एक छोटी सी बात और बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या देख रहे थे कि हमारी रेजिस्टेंसेस ऐड हो रही थी। तो मान लिया जाए अगर मेरी एक रेजिस्टेंस 1 है, दूसरी रेजिस्टेंस 2 है, तीसरी रेजिस्टेंस 3 है, जब मैं इनको सीरीज में लगाता हूं तो मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आती है बेटा? 1 प्लस 2 प्लस 3, दिस इज 6। मतलब मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटी से छोटी रेजिस्टेंस से ज्यादा आती है, या फिर आप ऐसा मान लो मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ी से बड़ी रेजिस्टेंस से जो मैंने सीरीज में लगाई है उससे भी ज्यादा आती है। अब जरा हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर मैं पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को लगाऊं 1, या फिर ऐसा मान लो एक रेजिस्टेंस को मैं लगाऊं 2 और दूसरी रेजिस्टेंस को मैं लगाऊं लेट अस से 6, ठीक है, इन दोनों को मैंने पैरेलल में लगाया, तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा कितनी बनेगी? 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6। अब जरा इसका एलसीएम तो लो, इसका एलसीएम बन जाएगा 12, 6 प्लस 2 दिस इज 8 अपॉन 12, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ठीक है। तो मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनी? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? इसको पलटाना पड़ेगा और उधर से भी पलटेगा। ये आ गया 3 अपॉन 2, ये कितना होता है? 1.5। ध्यान देना, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होती है ये 1 अपॉन में आती है ना, तो इसको रेसिप्रोकल करके आपको न्यूमरेटर में करना पड़ता है, ठीक है जी। तो बेटा मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 1.5। और मेरी कम से कम रेजिस्टेंस कितनी थी? 2। तो हमने यहाँ एक सबक बनाया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो छोटी से छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी आती है, ठीक है। तो इस बात को जरा नोट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इवन स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। प्रॉपरली बात आपको समझ में लग गई। अब अगली बात करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास में n रजिस्टर्स हैं, ये R है, ये R है, ये R है, इस तरह के मेरे पास में n रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये nth रजिस्टर है, ये भी R ही है। अगर मैंने इन n के n रजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिया तो अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ऐसे करता जाऊंगा मैं n टाइम्स।
तो बेटा अगर 1/r को मैं 2 टाइम्स करता हूं, दिस विल बी 2/r। इसी तरह से अगर मैं n टाइम्स करूंगा, दिस विल बी n/r। तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी? r/n। तो यहां हमने एक छोटी सी बात और देखी कि अगर सेम रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा लगाई हुई हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो उस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस से जितनी आपने लगाई है उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। एक बार फिर मैं इस चीज को बताता हूं वैल्यूज लेकर। बेटा मान लिया जाए हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है 6, दूसरी भी है 6, तीसरी भी है 6। ऐसे करते करते हमने कुल मिलाकर 10 रेजिस्टेंसेस लगाई हैं। ठीक है, ऐसे करते करते हमने 10 रेजिस्टेंसेस लगाई हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, तो आपको ना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो जितनी बारी लगाया है। 10 बारी लगाया तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.6 ओम। याद रखना, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन ओम। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमने ये बना लिया। दूसरी बात हमने ये सीख ली। तीसरी बात हमने ये सीख ली कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमेशा नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से हमने क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और फिर हम अपने लेक्चर को सम अप कर देंगे। लेट अस सपोज एक रेजिस्टेंस है R1 और दूसरी रेजिस्टेंस है बेटा R2। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को मैंने पैरेलल में लगाया। हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया R1 इंटू R2, R2 चला गया ऊपर, R1 चला गया इधर। तो बेटा हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकली? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकली R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, ये बेटा सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आपका। ठीक है, आज के बाद अपने दिमाग में ऑरल कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दो। ठीक है, जब भी कभी भी आपके पास 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी होंगी, अब कभी ये फॉर्मूला मत लगाना। अब पहले उन 2 रेजिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करना, फिर उन 2 रेजिस्टेंसेस को सम करके डिवाइड कर देना। समझ गए ना? जैसे ही आप सम करके उसको डिवाइड करोगे आपके पास क्या निकल जाएगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक बार ट्राई करते हैं फटाफट। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है 6 और दूसरी रेजिस्टेंस है 3। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, कोई फॉर्मूला नहीं हम यूज करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18, 6 प्लस 3 इज 9। अब 18 को 9 से डिवाइड करो 2, तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकल गई? 2। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता। इसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को हर एंगल से हमने देख लिया। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जितने भी रूल्स होते हैं, जितनी भी बातें होती हैं, वो सारी हमने इस लेक्चर में कर ली। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस को मिक्स करके हम सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।